हेलो फ्रेंड्स, 2i18 सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस की इस नए लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन के समय में सभी लोग स्वस्थ होंगे और आराम से घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग अपनी सेशन शुरू कर रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था लोकसभा बजट, लोकसभा और बजट के बारे में हम लोगों ने बातें की थी। ठीक है, तो लोकसभा का हमारा आर्टिकल है 81, राज्यसभा का 80, संसद का 79 और प्रेसिडेंट का 52। हमने तीनों कल बताया था कि संसद किससे किससे मिलके बनता है। तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, संसद आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में है और प्रेसिडेंट 52 में है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कल डिस्कस किया था संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल हम लोगों का कितना था? 108। आर्टिकल 108 था और इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। और सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद ये जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो कौन कौन से विधेयकों पे नहीं लाया जा सकता है? तो एक पहला था भाई धन विधेयक और दूसरा था संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था धन विधेयक। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर। अगर हम लोग बात करें धन विधेयक के आर्टिकल की, तो धन विधेयक हमारा आर्टिकल 110 में आता है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था वित्त विधेयक। वित्त विधेयक हमारा आता है आर्टिकल 117 में। ठीक है, आर्टिकल 117 का सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 3 में वित्त विधेयक को बताया गया है। वित्त विधेयक वो विधेयक होता है जिसमें सरकार अपने राजस्व से संबंधित काम करती है कि कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स कम करना है, कितना टैक्स बढ़ाना है। ये जो टैक्स कलेक्शन संबंधी हमारे प्रस्ताव आते हैं वो वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। अगर हम लोग धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक हमारा आर्टिकल आता है 110। अगर हम इसकी बात करते हैं 111 में, तो हमने कल आपको बताया था कि 111 में जब कोई भी बिल या विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष जाता है तो वो आर्टिकल 111 के तहत उसके पास 3 शक्तियां हैं। 3 शक्तियों में पहली शक्ति उसके पास है, या तो उस बिल पे वो साइन कर दे, नंबर 1, या तो सेकंड नंबर उसको वापस कर दे, या तो नंबर 3 वो अपना जेबी यूज करे, पॉकेट बीट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह ने ऐसा एक बार किया है। तो इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं अब बजट। हमने कल आपको बताया था कि बजट का प्रोसेस क्या क्या होता है। पहले बजट कहां पेश किया जाता है? सबसे पहले लोकसभा में। कौन पेश करता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। किसकी सलाह पर पेश करता है? तो राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति की सलाह पर वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करता है तो वो बजट बहुत सारे चरणों से होकर गुजरता है। पहला तो पेश किया जाएगा, दूसरा उस पर बहस की जाएगी, तीसरा उस पर बहस करने के बाद भाई उस पर अपनी जो विभागीय समितियां हैं उस पर अपना पक्ष रखेंगी कि हमको इतना पैसा चाहिए। उसके बाद डिस्कशन होगा। डिस्कशन होने के बाद फिर वित्त विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा और उसके बाद वित्त विधेयक पारित किया जाएगा। इसमें इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। और एक बात और कि कल बजट का जो प्रावधान है वो संविधान में कहीं नहीं है। आर्टिकल 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से दर्शाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं, जब बजट पास हो जाता है तो उसका एक प्रोसेस होता है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, सीधा सा क्वेश्चन आता है, कटौती प्रस्ताव कौन पारित करता है? तो याद रखना, विपक्ष। जो हमारा विपक्ष होता है वो कटौती प्रस्ताव पारित करता है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव। अच्छा, कटौती प्रस्ताव से मतलब क्या है? यार पढ़ने से लग रहा है कटौती मतलब उसमें कुछ काटना। जितना भी विभागों ने मांग की है, जैसे आप उदाहरण के लिए मान लो रेल मंत्रालय ने मांग की कि हमको 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए, तो कटौती प्रस्ताव लाकर विपक्ष ये कहेगा कि भाई 1 लाख करोड़ क्या करोगे आप, है ना, इतना कम करके आप इतना ले लो, या इतना कम करके विभाग को दिया जाए। तो कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का कटौती प्रस्ताव होता है। एक आपका आता है नीतिगत कटौती, ठीक है। दूसरा आपका आता है
सांकेतिक कटौती, सांकेतिक कटौती। तीसरा आपका आता है आर्थिक कटौती। नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती और आर्थिक कटौती। ये कटौती प्रस्ताव विपक्ष लाता है कब? जब सत्ता पक्ष का फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में बजट को पेश करता है। जब बजट पास हो जाता है तो उसके बाद ये 3 कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाए जाते हैं। पहला है नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती क्या होता है? नीतिगत कटौती ऐसी कटौती होती है जो विपक्ष एक निश्चित बजट में 1 रुपया कम करने को कहता है। जब विपक्ष बजट में 1 रुपया, मिनिमम 1 रुपया कम करने को पारित करता है, जब नीतिगत कटौती क्या होता है? जब विपक्ष किसी बजट में 1 रुपया कम करने को कहता है। इसके बाद आता है सांकेतिक कटौती। ये सांकेतिक कटौती क्या होती है? जब विपक्ष बजट सत्र में ये बोलता है कि भाई इसमें आप मिनिमम 100 रुपया कम कर लो, मिनिमम 100 रुपया, बजट में 100 रुपये कम करने का प्रस्ताव लाता है। देखो क्वेश्चन यहां से निकलेगा कैसे? क्वेश्चन यहां से सीधा पूछा जाता है कि वह कटौती किस प्रकार की कटौती होती है जिसमें विपक्ष 100 रुपए कम करने का प्रस्ताव लाता है, तो वो सांकेतिक कटौती होती है। अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब विपक्ष मिनिमम 1 रुपए कम करने का प्रस्ताव लाता है तो कौन सी कटौती होती है? नीतिगत कटौती होती है। आर्थिक कटौती होती है जब विपक्ष सरकार के सामने ऐसा प्रस्ताव लाता है जिसमें एक सीमा तक उसका एक आर्थिक सीमा तय कर देता है। इसमें कोई डिफाइन नहीं किया गया कि 10 रुपए काटेगा, 20 रुपए काटेगा या 10,000 काटेगा। विपक्ष अपनी नीति के अनुसार सरकार को ये एडवाइस करता है कि भाई आप इस बजट में इतना पैकेज कम करिए। जैसे सपोज करो आप मान लो 1 लाख करोड़ का पैकेज किसी को दिया गया है, तो विपक्ष अपने हिसाब से बोलेगी कि भाई इसमें 50,000 करोड़ कम कर लो आप, है ना, इतना उसको दो। ठीक है। तो आर्थिक कटौती क्या होता है? जब एक निश्चित आर्थिक सीमा तक काटने को बोला जाता है। निश्चित आर्थिक सीमा तक काटने को बोला जाता है। ठीक है। तो आपके पास 3 तरह की कटौती आ गई। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, कटौती प्रस्ताव पेश कौन करता है? तो विपक्ष। किसके लिए पेश करता है? तो जो सरकार बजट लाती है उस बजट में क्या क्या कटौती होनी चाहिए वो सरकार को एक तरह से ये सलाह देता है ना। अब देखो इसको मानना या ना मानना सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। पहली कटौती आपकी नीतिगत कटौती सीधे है कि भाई वो सीधे ये बोलेगा कि भाई कम से कम 1 रुपया तो कम ही कर लो आप, नीतिगत कटौती। सांकेतिक कटौती, भाई कम से कम 100 रुपया तो आपको कम करना ही होगा, सांकेतिक कटौती। आर्थिक कटौती मतलब एक लेवल तक वो अपने हिसाब से वो बोलते हैं कि इतना आपको कम करना है। जब 1 रुपया दिया जाए भाई तो नीतिगत कटौती, 100 रुपया दिया जाए तो सांकेतिक कटौती, और एक निश्चित सीमा तक एडवाइस दिया जाए, सुझाव दिया जाए तो आपका आ जाएगा वो आर्थिक कटौती। तो ये 3 तरह की कटौती होती है जो विपक्ष सरकार के समक्ष पेश करता है। अब देखो यहां से एक फैक्ट और यह निकलता है कि जब ये कटौती प्रस्ताव पेश होता है तो क्या सरकार को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है या नहीं, या सरकार मानने के लिए प्रतिबद्ध है? तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा सरकार अगर चाहेगी तो मानेगी, अगर चाहेगी तो नहीं मानेगी। ठीक है। इसके बाद एक फैक्ट बनता है भाई लेखानुदान। लेखानुदान क्या होता है? लेखानुदान होता है कि जब कोई सरकार अगर 1 साल के लिए कोई बजट ला रही है या कोई परियोजना के लिए पैसे ला रही है और 1-2 महीने के लिए एक स्पेशल परियोजना उसको लगानी पड़े, कोई नई परियोजना लानी पड़े जिसका उल्लेख उसने बजट में नहीं किया है, उसके लिए जो अनुदान निकलता है उसको लेखानुदान बोलते हैं। नई स्कीम जो बजट में
जो बजट में शामिल नहीं थी, किंतु उसके लिए अनुदान पास कराया जाए। अनुदान पास कराना ही क्या कहलाता है? लेखानुदान। एक ऐसी स्कीम जिसका उल्लेख सरकार ने अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में नहीं किया है, इमरजेंसी में अगर उसके लिए कोई बजट लाना पड़े तो उसको कहते हैं हम लोग लेखानुदान। इसके बाद एक इसी में क्वेश्चन बनता है, विनियोग विधेयक क्या होता है? विनियोग विधेयक, काफी नाम इसका लिया जाता है, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, ये विनियोग विधेयक। तो विनियोग विधेयक के बारे में जो संचित निधि होती है, संचित निधि से पैसे निकालना, पैसे निकालने के लिए जो विधेयक पास करते हैं, जो विधेयक पास करते हैं उसे विनियोग विधेयक कहते हैं, उसे विनियोग विधेयक कहते हैं। तो विनियोग विधेयक क्या होता है? संचित निधि से जब पैसा निकाला जाता है तो पैसे निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? विनियोग विधेयक। अब विनियोग विधेयक पास कैसे कराया जाता है? लोकसभा से पास हो जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, वहां से भी वो पास होकर फिर राष्ट्रपति साइन करेगा, तब वो एक विधेयक लाके उससे हम लोग निकालेंगे, पैसा निकालेंगे संचित निधि से। अच्छा, संचित निधि जो होती है उसका आर्टिकल क्या है? क्या आपको पता है संचित निधि का आर्टिकल क्या है और संचित निधि से किस किस पदाधिकारी को पैसे दिए जाते हैं? तो याद रखना, संचित निधि का आर्टिकल होता है 266। संचित निधि का अनुच्छेद है 266 और भारत के सभी पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते संचित निधि से ही आते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 267 आ जाता है, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, और यह है संचित निधि। 266 में है संचित निधि और 267 में है आकस्मिक निधि। संचित निधि से अगर आपको धन निकालना है तो कौन सा विधेयक पारित करना पड़ेगा आपको? विनियोग विधेयक। ठीक है, विनियोग विधेयक। इसके बाद हम लोग बजट, क्या आप लोग बता सकते हैं बजट कौन पेश करता है? बजट कहां, किस सदन में पेश किया जाता है, कौन पेश करता है और किसकी सलाह पर पेश किया जाता है? ठीक है, तो बजट हमेशा कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में। किसकी सलाह पर पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की। कौन पेश करता है? कौन पेश करता है भाई? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है हमारी? निर्मला सीतारमण, जो पहले रक्षा मंत्री थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम आपसे पूछे धन विधेयक, धन विधेयक कहां पेश किया जाता है? धन विधेयक कहां पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। किस आर्टिकल के तहत धन विधेयक आता है? तो आर्टिकल 110। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। क्या राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में कोई शक्ति प्रदान की गई है? बिल्कुल नहीं। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए, याद रखना 14 दिन। राज्यसभा धन विधेयक पर कितने दिन अपना समय लेगी? 14 दिन। उस 14 दिन के बाद वो प्रस्ताव लोकसभा को भेजे या ना भेजे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 14 दिन बाद अपना कोई सुझाव देती है तो उसको मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। ठीक है, और अगर बाय द वे 14 दिन के बाद वो कोई उत्तर ही ना दे तो भी धन विधेयक अपने आप मान लिया जाता है और लोकसभा स्पीकर, जो लोकसभा हमारा अध्यक्ष होता है, वो धन विधेयक पर अंतिम निर्णय ले लेता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं संसद के सत्र। संसद के सत्र, जो हमारी संसद होती है उसके कितने सत्र होते हैं? सबसे पहला आपको यह पता होना चाहिए संसद किससे मिलके बनता है। तो भाई लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका आर्टिकल 79, 80, 81 और 52। ये फिगर आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। संसद के सत्र,
संसद के सत्र का मतलब होता है कि संसद के कितने सत्र होने चाहिए और कितने सत्र होते हैं और एक साल में कम से कम कितने सत्र होने चाहिए। तो लिख लेना, एक वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्रों का होना आवश्यक है। 2 सत्रों का होना आवश्यक है। 2 सत्रों का होना आवश्यक है। इसके बाद दूसरा फैक्ट, 2 सत्रों के बीच में 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। का अंतर नहीं होना चाहिए। अब देखो, एक वर्ष में संसद के कम से कम कितने सत्र होने चाहिए भाई? 2। एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होने चाहिए? 2। और जो 2 सत्र होने चाहिए उनके बीच में कम से कम कितने दिनों का अंतर होना चाहिए भाई? 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है कि सत्र, एक साल में कितने सत्र होते हैं संसद में? ये तो संसद की बैठकें हो गई है ना, कम से कम 2 बैठकें आवश्यक है। अगर सत्र की बात करें हम लोग तो 3 सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, और तीसरा क्या हमारा? शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, देखो बात तो नहीं जा रहा है। शीतकालीन सत्र, देखो बजट सत्र, बजट सत्र कब होता है भाई? फरवरी में। बजट सत्र हमारा लगभग फरवरी से शुरू होता है। ठीक है। मानसून सत्र हमारा जुलाई से शुरू होता है। जुलाई से शुरू होता है। और शीतकालीन सत्र हमारा नवंबर में आता है। अब देखो, यहां से जो संसद के सत्र होते हैं कि कितने सत्र होते हैं, तो संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र बजट सत्र, दूसरा मानसून, तीसरा शीतकालीन सत्र। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि निम्न में से कौन से संसद के सत्र नहीं है, तो बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और तीसरे में चौथा कोई भी ऑप्शन डाल देगा, है ना। तो भाई 3 को छोड़ के संसद का कोई भी अन्य सत्र नहीं होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद की कितनी बैठकें होनी चाहिए, तो भाई एक साल में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। और 2 बैठकों के बीच में कितने दिनों का अंतर होना चाहिए? तो 6 महीने का। मतलब संसद की जो 2 बैठकें होती ना, उन दोनों बैठकों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे 1 लाइनर क्वेश्चन में। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो जब कि 14 दिन है या 6 महीने या 3 महीने या 1 वर्ष है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हम 4 बार रिपीट कर देंगे, है ना। संसद की बैठकों के बीच में कितने दिन का अंतर होना चाहिए? तो 6 महीने। अब इसके बाद आता है लेम डक। एक वर्ड यूज किया जाता है, लेम डक। लेम डक, ये लेम डक क्या है? क्वेश्चन आता है कि लेम डक से क्या अभिप्राय है या लेम डक क्या है। तो लेम डक, जब हमारी नई लोकसभा चलती है, जब हमारी नई लोकसभा चलती है, तो नई लोकसभा की जो और पुरानी लोकसभा के बीच में एक बैठक होती है, जिसमें पुरानी लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा में चुनकर नहीं जाते हैं। ध्यान से सुनना, नई बैठक और पुरानी बैठक के बीच में लोकसभा की एक बैठक होती है, जिस बैठक में पुरानी लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उनमें से ऐसे सदस्य जो नई लोकसभा में इलेक्ट नहीं होते हैं या नई लोकसभा के लिए नहीं चुने जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? लेम डक। हम आपको डिस्क्राइब किए दे रहे हैं कि ऐसे सदस्य जो नई लोकसभा में नहीं पहुंचते हैं, किंतु पुरानी लोकसभा के सदस्य होते हैं। पुरानी लोकसभा के सदस्य होते हैं
लेम डक कहलाते हैं। याद रखना भाई, लेम डक कहलाते हैं। तो भाई लेम डक क्या है? ऐसे सदस्य जो नई लोकसभा में नहीं पहुंचते हैं किंतु वे पुरानी लोकसभा के सदस्य होते हैं, क्या कहलाते हैं? लेम डक। ठीक है, तो अब है संसद के विभिन्न नियमावलियां। ठीक है, विभिन्न नियमावलियां। पहला इसमें आता है स्थगन, इसके बाद आता है सत्रावसान, स्थगन के बाद आता है सत्रावसान, और सत्रावसान के बाद आता है विघटन। इन तीनों में क्या अंतर होता है ये पूछा जाता है भाई। विघटन, सत्रावसान और स्थगन। ठीक है, स्थगन, सत्रावसान और विघटन, ये तीनों क्या है और इन तीनों में क्या अंतर है? देखो, स्थगन जो होता है वो किसी भी सदन का एक अस्थायी रूप से होता है, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से स्थगन होता है। जो सत्रावसान होता है, जो सत्रावसान होता है वो एक सत्र का खत्म होना होता है, सत्र का समाप्त होना, सत्र का समाप्त होना। इसके बाद जो विघटन होता है ये किसी सत्र का नहीं होता है, ये सीधे सदन का होता है। विघटन सदन का होता है, सदन का होता है। अब देखो, अब किस सदन का विघटन हो सकता है और किस सदन का विघटन नहीं हो सकता है। तो हमने आपको बताया था कि विघटन जो होगा वो सिर्फ लोकसभा का ही होगा, राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अगर वो एक स्थायी सदन है तो एक उच्च सदन है, उच्च सदन है, और उसके हर 2 वर्ष के बाद पदाधिकारी अपने कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं। तो हर 2 वर्ष के बाद जब कार्यों से निवृत्त होते हैं तो वो साइकिल चलता रहता है 2 वर्ष का। 2 वर्ष में जाएंगे, फिर 2 वर्ष में आएंगे, फिर जाएंगे, तो वो कभी भी विघटित नहीं होता है। और चूंकि वो एक स्थायी सदन है, वो एक उच्च सदन है, इतना सब होने के बाद वो एक द्वितीय सदन है। ठीक है, इसलिए राज्यसभा, इसमें लिख लेना भाई नोट में स्टार बना के, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, कभी विघटित नहीं होती। लोकसभा, हमेशा लोकसभा ही विघटित होती है, हमेशा लोकसभा ही विघटित होती है, ही विघटित होती है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर लोकसभा विघटित हो रही है तो लोकसभा को विघटित कौन करेगा? ठीक है, तो लोकसभा को विघटित करते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब, है ना। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेंगे? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, हमने आपको प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री में बताया था कि प्रधानमंत्री का यह अनिवार्य कार्य होता है कि लोकसभा जब राष्ट्रपति भंग करता है तो उसके पहले प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। इसके बाद हम लोग आपको यह भी डिस्कस किया था कि जैसे ही लोकसभा भंग होगी तो राष्ट्रपति अपने हिसाब से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री अस्थायी रूप से बना सकता है। तो स्थगन, सत्रावसान और विघटन, स्थगन, सत्रावसान, विघटन, तीनों में आई थिंक डिफरेंस पता चल गया। देखो, स्थगन में क्या होता है? अस्थायी रूप से किसी भी सदन का स्थगन होता है। जैसे आप देखते हो कि जो लोकसभा चलती है, राज्यसभा चलती है, तो जब उसमें बहुत ज्यादा शोर होने लगता है, विपक्ष बहुत ज्यादा हावी होता है, तो क्या करता है हमारे जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं या राज्यसभा के सभापति साहब होते हैं, तो वो अस्थायी रूप से सदन को स्थगित कर देते हैं, अस्थायी रूप से स्थगित करते हैं। अस्थायी रूप से का मतलब है कि 2 घंटे के लिए सदन की कार्यवाही रोक दी गई है, 2 घंटे के बाद सदन पुनः शुरू होगा, तो ये हमारा स्थगन हो गया। स्थगन का मतलब अस्थायी रूप से। इसके बाद आता है सत्रावसान। सत्रावसान एक पॉजिटिव सेंस है, और सत्रावसान हमेशा जब कोई एक सदन अपनी पूरी प्रक्रिया कर लेता है, सदन की पूरी प्रक्रिया हो जाती है, तो उसके बाद सदन खत्म हो जाता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सत्रावसान होना। मतलब संसद का सत्र पूरा खत्म होना। ठीक है, इसके बाद आता है विघटन। विघटन कभी भी एक इंडिविजुअल का नहीं होता है, विघटन हमेशा एक सदन का होता है। ठीक है, विघटन हमेशा एक सदन का होता है। उसमें भी क्वेश्चन आता है कि अगर सदन का हो रहा है तो किस सदन का होगा? तो विघटन हमेशा लोकसभा का होता है,
हमेशा लोकसभा ही भंग की जाती है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। उसका रीजन हमने आपको बता दिया है, क्योंकि राज्यसभा एक उच्च सदन है, स्थायी सदन है। इसके हर 2 वर्ष में इसके पदाधिकारी अपने कार्यों से निवृत्त होते हैं। इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, शून्यकाल और प्रश्नकाल। शून्यकाल और प्रश्नकाल। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था कि भाई शून्यकाल प्रश्नकाल है क्या, या सदन की कार्यवाही किस काल से शुरू होती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लिखना है प्रश्नकाल, प्रश्नकाल, और इसके बाद लिखना है शून्यकाल, शून्यकाल। अब देखो प्रश्नकाल, शून्यकाल, कोई भी सदन अगर शुरू होता है तो उसकी प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होती है, हमेशा प्रश्नकाल से सदन शुरू होता है, सदन शुरू होता है। और प्रश्नकाल के तुरंत बाद का इसकी अवधि कितनी होती है, इसकी अवधि 1 घंटा होती है, 1 घंटा होती है। ठीक है, शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल के बाद का समय, प्रश्नकाल के बाद का समय, इसकी अवधि भी कितनी होती है, 1 घंटा, इसकी अवधि 1 घंटा होती है, अवधि 1 घंटा होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि शून्यकाल में किस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। तो याद रखना, शून्यकाल में अति संवेदनशील मुद्दे उठाए जाते हैं, अति संवेदनशील मुद्दे उठाए जाते हैं, अति संवेदनशील मुद्दे उठाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से इनमें डिफरेंस क्या है, प्रश्नकाल और शून्यकाल। याद रखना, जो शून्यकाल है ये भारत के संविधान में लिखा हुआ कहीं वर्ड नहीं है, ये एक संसदीय प्रक्रिया के तहत दिया गया शब्द है, संसदीय प्रक्रिया के तहत दिया गया शब्द, के तहत दिया गया शब्द, संसदीय प्रक्रिया के तहत दिया गया शब्द है हमारा शून्यकाल। और शून्यकाल में किस तरह की बातें होती है भाई, तो अति संवेदनशील मुद्दे उठाए जाते हैं। प्रश्नकाल में क्या होता है, नॉर्मली प्रश्नकाल जब हमारा सदन शुरू होता है तो प्रश्नकाल से ही होता है। प्रश्नकाल अगर होगा तो नाम ही उसका देखो प्रश्नकाल, प्रश्न पूछेगा कौन, विपक्ष, जवाब कौन देगा, सरकार, सत्ता पक्ष। भाई प्रश्न विपक्ष पूछेगा और उसका आंसर हमारे सत्ता पक्ष के व्यक्ति देंगे, मंत्री साहब को ही देंगे, है ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन आता है कि कितने तरह के आप प्रश्न पूछ सकते हो, कितने तरह के प्रश्न पूछ सकते हो। तो जो ये प्रश्न काल होता है इसमें आप 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हो, एक तारांकित प्रश्न और एक अतारांकित प्रश्न। हमारा जो प्रश्न काल होता है उसमें 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, और दूसरा आता है अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। अब ये दोनों क्या है, देखो तारांकित प्रश्न वो प्रश्न होते हैं कि जिनका जवाब सरकार मौखिक रूप से देती है। ठीक है, जिनका जवाब मौखिक दिया जाता है, जिनका जवाब मौखिक दिया जाता है। ठीक है, अतारांकित प्रश्न वो जिनका जवाब लिखित दिया जाता है, जिनका जवाब लिखित दिया जाता है, जिनका जवाब लिखित दिया जाता है। ठीक है, अब देखो तारांकित और अतारांकित में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि ऐसे प्रश्न जिनका जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है किस तरह के प्रश्न कहलाते हैं, तो तारांकित प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिनका जवाब लिखित रूप से दिया जाता है किस तरह के प्रश्न कहलाते हैं, तो अतारांकित प्रश्न। इसमें एक बात और आती है कि तारांकित प्रश्न में जो आपको आंसर मिलेगा, तारांकित प्रश्न में जो आपको आंसर मिलेगा, इस पे आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हो, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हो, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। अब देखो ये अनुपूरक प्रश्न क्या होता है। अनुपूरक प्रश्न से तात्पर्य ऐसे प्रश्नों से है जो
हमारे डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे बोला ना कि अगर हम आपसे बोले कि आपको कोई दिक्कत है, डाउट है, पूछो हमसे, मतलब जो क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग, वही हमारे अनुपूरक प्रश्न कहलाते हैं। देखो संसद की एक नियमावली होती है, जैसे हम लोग बाहर बोलते हैं क्रॉस क्वेश्चन करो हमसे कोई, तो आप वहां क्रॉस क्वेश्चन नहीं बोलोगे, क्रॉस क्वेश्चन की जगह आप अनुपूरक प्रश्न बोलेंगे। ठीक है, तो अनुपूरक प्रश्नों से तात्पर्य ऐसे प्रश्नों से है जो हम लोग नॉर्मली लैंग्वेज में उसको बोलते हैं क्रॉस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमेशा तारांकित क्वेश्चन का क्रॉस क्वेश्चन होता है। ठीक है, और अतारांकित क्वेश्चन का क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता है। तो सीधे सीधे देखो दो ही फैक्ट आपको याद रखने हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। ये प्रश्न हमारे प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल शुरू कब होता है? जब संसद का सत्र चलता है, तो जो पहला घंटा होता है वो हमारा प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल की, सदन की शुरुआत ही प्रश्नकाल से होती है। इस प्रश्नकाल में प्रश्न कौन पूछता है? विपक्ष पूछती है। अगर विपक्ष प्रश्न पूछ रही है तो उसका आंसर कौन देगा? सत्ता पक्ष, सरकार देगी। अब विपक्ष के पास दो ऑप्शन होते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। एक तो वो तारांकित क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा वो अतारांकित क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब तारांकित और अतारांकित क्वेश्चन क्या होते हैं आपको इधर देखना है। ठीक है, तो तारांकित क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब मौखिक दिया जाता है। मतलब सदन में किसी ने क्वेश्चन पूछा और सत्ता पक्ष ने उसका खड़े होकर मौखिक जवाब दे दिया। जब अगर मौखिक जवाब सवाल हो रहा है तो आप उसमें अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ये दोनों फैक्ट याद रखना, तारांकित प्रश्न में आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अतारांकित प्रश्नों में आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अतारांकित प्रश्न क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब सत्ता पक्ष या सरकार लिखित रूप से देती है, जिनका जवाब लिखित रूप से दिया जाता है, ऐसे सवालों पर आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रश्नकाल का। आपको तारांकित और अतारांकित से सिर्फ दो ही फैक्ट याद रखने हैं। पहला मौखिक, दूसरा प्रश्न पूछ सकते हो, दूसरा लिखित और उसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। ये तो तुम्हारा प्रश्नकाल हो गया। इसके बाद आता है शून्यकाल। शून्यकाल प्रश्नकाल के जस्ट बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल। शून्यकाल की अवधि कितनी होती है भाई? 1 आवर्स, 1 घंटा। और शून्यकाल शब्द कहां से निकला है? तो यह संसदीय प्रक्रिया के तहत दिया गया एक शब्द है। इसका मूल संविधान से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, शून्यकाल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं? तो शून्यकाल में अति संवेदनशील मुद्दे उठाए जाते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर में। तो शून्यकाल में कैसे मुद्दे उठाए जाते हैं? तो अति संवेदनशील मुद्दे उठाए जाते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या करता है कि जो शून्यकाल में क्या जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं उनके लिए परमिशन लेनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं, परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्नकाल और शून्यकाल। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर जिसको भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम दोबारा इसको रिपीट कर देंगे। ठीक है, प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद हमारा इसके बाद फैक्ट बनता है विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। देखो, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये दोनों लाते कौन है? तो जो अविश्वास प्रस्ताव है ये विपक्ष लाता है, विपक्ष लाता है। ठीक है, विपक्ष ये कब लाएगा? जब, याद रखना, 50 सदस्यों के अनुमोदन के बाद, 50 सदस्यों के अनुमोदन के बाद यह पेश किया जाता है। 50 सदस्यों के अनुमोदन के बाद अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है। इसका मेन मतलब क्या होता है? मेन अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब यह है कि जो सत्ता पक्ष है वो अपना बहुमत साबित करे। जो सत्ता पक्ष है बहुमत साबित करे, बहुमत साबित करने के लिए सरकार के विरुद्ध। जब अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है तो उसके बाद क्या भाई? बहुमत परीक्षण होता है।
बहुमत परीक्षण, अगर बहुमत परीक्षण पॉजिटिव आ गया, सरकार के पक्ष में आ गया, उसके बाद सरकार एक लाती है विश्वास प्रस्ताव। सरकार क्या लाती है? विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव से मतलब ऐसे प्रस्ताव से है जो सरकार ये बताना चाहती है कि उनको समर्थन हासिल है, समर्थन हासिल है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव, भाई अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्ष लाता है। कितने सदस्यों का अनुमोदन होता है? तो 50। ठीक है। और किस लिए लाया जाता है? सरकार के विरुद्ध लाया जाता है, और ये स्पीकर को यह बताया जाता है कि सरकार अल्पमत में है, सरकार के पास बहुमत नहीं है। जब ऐसी प्रक्रिया होती है तो स्पीकर आदेश देता है कि भाई आप बहुमत परीक्षण करिए, सरकार को यह आदेश देता है कि बहुमत परीक्षण करिए। इसकी प्रोसेस बहुत लंबी है, लेकिन उस पर हम लोग किसी दिन चर्चा करेंगे। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझो, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है, सरकार के विरुद्ध 50 सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए। इसके बाद जब यह प्रोसेस पूरी हो जाती है, अगर सरकार या सत्ता पक्ष वोटिंग में ज्यादा मार्जिन ले आती है, तो उसके बाद सरकार एक विश्वास प्रस्ताव लाती है और सदन को यह उम्मीद दिलाती है कि नहीं, समर्थन हमको हासिल है। ठीक है। इसके बाद विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव के बाद हम लोग अब चल रहे हैं समितियों में। संसद की समितियां, संसद की समितियां, संसद की समितियों में सबसे पहली आ रही है, जो सबसे पुरानी समिति है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, देखो लोक लेखा समिति, ये लोक लेखा समिति क्या है, कैसे काम करती है, इसका मेन काम क्या है और ये कब बनी थी, है ना, कितने मेंबर होते हैं, बस इतना ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला इसमें फैक्ट है, यह सबसे पुरानी समिति है, यह सबसे पुरानी समिति है, यह सबसे पुरानी समिति है। ठीक है। इसका दूसरा फैक्ट है, यह 1967 में बनी, 1967 में बनी। तीसरा है, यह कैग की रिपोर्ट की जांच करता है, यह कैग के रिपोर्ट की जांच करता है, जांच करती है। ठीक है। ये कब बनी? 1967 में। क्या करती है? कैग के रिपोर्ट की जांच करती है। कैग मतलब कंट्रोल्ड ऑडिटरी जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 से 151। यह सबसे पुरानी समिति है। ठीक है। इसमें कितने मेंबर होते हैं भाई? 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य हैं। 22 में से 15 हमारे लोकसभा से और 7 हमारे राज्यसभा से। याद रखना, ये 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, टोटल कितने होते हैं? 22। यह सबसे पुरानी समिति है। एक इसमें और बनता है कि यह प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन है, प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन है। जो इसका हेड होता है, इसका हेड विपक्ष का नेता होता है, जो इसका प्रमुख होता है वो विपक्ष का नेता होता है। इस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी, जो पश्चिम बंगाल से सांसद है। देखो लोक लेखा समिति के बारे में कितनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22। अगर 22 सदस्यों को अलग अलग डिवाइड करें तो 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ये सब क्वेश्चन आता है, संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। यह कब बनी थी? 1967 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका हेड कौन होता है? तो विपक्ष का नेता। इसके बाद इसका मेन काम क्या? ये कैग के रिपोर्ट की जांच करता है। ठीक है। इसके बाद सीधा क्वेश्चन आता है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन किसको कहते हैं? तो लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति का काम है कैग के रिपोर्ट की जांच करना। लेकिन इसी में एक दूसरी समिति आपको भी हम बताएंगे, लोक उपक्रम समिति, वो भी कैग के रिपोर्ट की जांच करती है, वो भी कैग के रिपोर्ट की जांच करती है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है अभी आपको हम डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति,
प्राक्कलन समिति। देखो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। कितने भाई? 30। और इसमें सभी लोकसभा से हैं, सभी लोकसभा से सदस्य, सभी लोकसभा से सदस्य हैं। ठीक है। अब देखो प्रत्येक वर्ष बाद इनके जो हेड है वो बदले जाते हैं। प्राक्कलन समिति का मेन काम क्या है? सरकार को सुझाव देना। ठीक है, सरकार को नए नए कार्य के लिए सुझाव देना, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनमें क्या क्या हम चेंजमेंट कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं या क्या कम कर सकते हैं। प्राक्कलन समिति का काम सिर्फ यही है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता है और इनका कार्य सरकार के रिपोर्ट की जांच, जांच नहीं करना, सरकार को सलाह देना है कि आप क्या क्या आगे और अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी समिति आती है लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति। ठीक है, लोक उपक्रम समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं भाई? इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। 22, 15 हमारे लोकसभा से जाते हैं और 7 हमारे राज्यसभा से। देखो इसका काम क्या है? इसका काम भी कैग के रिपोर्ट की जांच करना है, इसका काम भी कैग के रिपोर्ट की जांच करना है। लेकिन अब अगर इसका काम भी कैग के रिपोर्ट की जांच करना है तो फिर लोक उपक्रम और लोक लेखा में क्या अंतर हुआ? तो याद रखना, लोक उपक्रम समिति जो होती है वो कैग की उन रिपोर्टों की जांच करती है जो लोक उपक्रम से संबंधित होते हैं। बस लोक उपक्रम से, फाइनेंस से संबंधित ना हो, जो फाइनेंस से संबंधित ना हो और लोक उपक्रम से संबंधित हो, उसी की जांच लोक उपक्रम समिति करती है। कैग की जितने भी फाइनेंस रिपोर्ट आती हैं उनकी जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। और जितने भी लोक उपक्रम से संबंधित कैग की रिपोर्टें आती हैं उनकी जांच कौन करता है? लोक उपक्रम समिति। तो इस तरह से हमने आपको 3 समितियां बताई हैं। 3 समितियां। सबसे पहली आपको हमने बताई लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? हमने बताया आपको 22। 15 कहां से होते हैं? लोकसभा से। 7 कहां से होते हैं? राज्यसभा से। ठीक है। लोक लेखा समिति कब बनी थी? 1967 में। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। वर्तमान में कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी साहब हैं। ठीक है। उसके बाद अगर है लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो कैग के रिपोर्ट की जांच करना। ठीक है, कैग के रिपोर्ट की जांच करना। इसके बाद ये इसको हम लोग लोक लेखा समिति को ही हम लोग बोलते हैं कि ये प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है। इसके बाद दूसरी समिति हमारी आती है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से प्राक्कलन समिति में कोई भी सदस्य नहीं होता है। ये फैक्ट याद रखना, राज्यसभा से प्राक्कलन समिति में कोई भी सदस्य नहीं होता।